बुक्स फॉरएवर में खुश आमदीद नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 13वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 13वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात भी आपको बार बार खांसी आती रही, अगर आप कहें तो जो शानदा बना लो। सरवत ने की नखियों से दानियाल हसन के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पूछा था। जब से कमरे में आई थी देख रही थी उन्होंने मुसलसल उठाह पटाह लगा रखी थी। जो चीज़ रखते ज़ोरदार आवाज़ के साथ अलमारी का पट बंद किया इस अंदाज से कि एक पल को तो कमरे की दीवारें भी काम गई होंगी। पेशानी पर इतने बल के गिनना मुश्किल, तासुरात में करख्तगी और खफ की बल्कि लातल की। सरवत में ज़बान खोलने की हिम्मत ही ना हुई। एक खदशा उनकी तवक्को के बरक्स बेहद जल्दी हकीकत का रूप धार कर सामने आ गया था और वो जानती थी वजाहत पेश करने का कोई मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा। किसी की याददाश्त के गलत वक्त पर चमक उठने का गुनाह भी उन्हीं की फ़र्द जुर्म में लिखा जा रहा था। बड़ी मुश्किल दानियाल हसन की गवाही पर कुफर लगा था। जिस इंसान को अनाथ दिल में रखकर औलाद की तरह उसकी परवरिश करने का शौक़ हो, वो अपनी ही नहीं अपने इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी में मुश्किल बना देता है। दानियाल मैं कुछ पूछ रही हूँ, सरवत ने झिझकते हुए दोबारा पूछा। इस बार उनकी आवाज़ पहले से बुलंद थी। जी फरमाइए, अब क्या पूछ रही हैं आप? लफ्ज़ कुछ कहें या ना कहें, लहजे कितना कुछ कह जाते हैं, बता देते हैं। सरवत ने गहरी सांस भरते हुए सोचा, फिर हिम्मत करके बोली। दानियाल, समीना ने जो भी कहा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जब उन्हें याद आया तो क्या मैं उनकी ज़बान पकड़ लेती? सरवत ने मन्नत भरे लहजे में पूछा था। सरवत, दानियाल हसन ने हाथ उठाकर उन्हें बोलने से रोक दिया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहती हूँ आप बात करें, सरवत ने सरत से कहा। समीना के भाई के साथ पार्टनरशिप आपने की, अब अगर उन लोगों का मुस्तकीम से कोई। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं का मतलब होता है नहीं, एकदम दानियाल हसन ने दहाड़ते हुए कहा। सरवत दम बखुद किस कदर सहम सी गई। उन लोगों का तुम्हारे पहले शौहर से क्या ताल्लुक़ था मुझे ये भी नहीं जानना। मेरा सर दर्द से फट रहा है, मुझसे कोई बात मत करो। तुम्हें अपने माजी से जुड़े रहने का शौक़ है, खुसूसन जिस माजी में तुम्हारे साबका शौहर का हवाला भी आता हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम शौक़ से उन लोगों से रब्ता रख के मुस्तकीम की खबर गिरी कर सकती हो। बज़ाहिर ठंडे लहजे में बोलते दानियाल हसन जैसे गुस्से से पागल हो रहे थे। मुझे मुस्तकीम की खबर गिरी करना होती तो आपसे शादी नहीं करती, सरवत ने एकदम गुस्से में आते हुए कहा। उसी पल दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला। यही तुम्हारा दोगलापन है सरवत। और अपनी धुन में दौड़ता हुआ वली अंदर दाखिल हुआ। मम्मी वलीद, मेरे जॉगर्स। वली, तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? दानियाल हसन ने गज़बनाक होकर कहा। वली बुरी तरह सहम कर वहीं रुक गया और नासमझी से माँ बाप का चेहरा देखने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और जब तक तमीज़ ना सीख लो इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। दानियाल हसन बुरी तरह धाड़े थे। वली खौफज़दा होकर उठे कदमों पलट गया। सरवत की याद बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने वली को वापस जाते देखा। बदगुमानी की जिस आग में आप जल रहे हैं दानियाल, बराए मेहरबानी उसकी तपिश को मेरे बच्चों तक मुंतकिल ना करें, सरवत ने सख्त मुतनफिर लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल के दानियाल हसन ने हाथ में पकड़ा कलम मेज़ पर पटक दिया था। क्लासरूम में लेक्चर के दौरान का सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ टीचर आयशा की आवाज़ थी जो वजाहत से सुनाई देती थी। कद आदम खिड़कियों से चमकदार धूप के बड़े बड़े टुकड़े अंदर तक बिछ रहे थे। कभी कभी किसी कोने में सरगोशियों की बुनबुनाहट ज़ोर पकड़ती जिसे टीचर की एक तनबीही नज़र या डाइस पर पेन की हल्की सी टिक टिक मानित कर देती। निम्रा ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए चुपके से सारी क्लास पर नज़र डाली, फिर नीची नज़रों से तनवा और अबीर को देखा जो बिल्कुल उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और संजीदगी से लेक्चर सुन रही थी। माँ उसे एक ख्याल आया, उसने अपनी नोटबुक पर लिखा, ये नाराज़ी कब तक चलेगी, और उसे अबीर की तरफ खिसका दिया। अबीर ने पहले चौंक कर उसे और फिर नोटबुक को देखा। निम्रा चेहरे पर ज़माने भर की संजीदगी और पढ़ाई से इश्क की हद तक लगाव के तासुरात चेहरे पर सजाए लेक्चर सुन रही थी। अबीर ने कुन्नी मारकर तनवा को मतवज्जे किया और आंखों से नोटबुक की तरफ इशारा किया। चंद सेकंड बाद नोटबुक पर फिर निम्रा के सामने आन रुकी। लिखा था, जब तक फिल्म स्टार अंजुमन दोबारा से सिनेमा की स्क्रीन को चार चांद नहीं लगाती। निम्रा ने पल भर के लिए सोचा, फिर लिखा, अंजुमन का हमारी नाराज़ी से क्या ताल्लुक़? जवाब आया, वही जो तुम्हारा अंजुमन से है। मेरा अंजुमन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चल झूठी, सुल्तान राय किसके ख्वाबों का शहज़ादा था? शायद तुम दोनों में से किसी के ख्वाबों का हो। बड़ी बदतमीज़ हो, आज तक मुझे तो बताया ही नहीं। हम पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम न लगाओ निम्रा, हम तो तुम्हारे हवाले से उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और भाई साहब सुल्तान राही कहकर पुकारते हैं। दफ़ा दूर, वो बेचारा तो शायद मेरी पैदाइश से पहले इंतकाल कर चुका था। निम्रा ने खासा बुरा माना था। हाँ, अब बन जाओ नन्ही मुन्नी। मैं हूँ नन्ही मुन्नी, अब तुम जैसी उम्र रसीदा लड़कियों की क्लास फेलो बन गई हूँ तो ये मेरी जहानत का कमाल है।
तुम्हारी शक्ल और सेहत अंजुमन से मिलती है बिल्कुल, जबकि अकल बब्बू बराल से। अबीर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। और हज़ाइम फूलन देवी से। वो शेर थी तो अबीर सवा शेर, और इस वक्त तो तन्वा भी उसके साथ थी। बेचारी निम्रा ने जल्दी ही हार मान ली। सुलह करनी है कि नहीं? एक बर्गर, 2 समोसे, एक कोक और 2 डिंग डोंग खिलाती हो तो मैं राज़ी हूँ। शक्ल और सेहत मेरी अंजुमन से मिलती है और खुराक तुम्हारी। निम्रा ने बेसाख्ता कोनी उसके बाजू में मारी और दांत पीस कर बोली। तन्वा अबीर के दूसरी तरफ थी। इस सूरत हाल पर हंसती। अबीर ने बामुश्किल अपनी चीख रोकी और बाजू सुलाते हुए बुरी तरह निम्रा को घूरा। जवाबन निम्रा ने हंसी दबाकर कानों को हाथ लगाया, फिर तीनों के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। यूँ इस बेसबब नाराज़गी का इख्तिताम हुआ जो अरूज की वजह से उनके दरमियान आ गई थी। दानियाल हसन तौकीर साहब के ऑफिस में मौजूद थे। चंद मिनट कबल चपरासी चाय रख कर के गया था और अब दानियाल हसन अपनी बंद आंखों को उंगलियों की पूरों से सुला रहे थे। मैंने बहुत सोचने के बाद ही फैसला किया तो कि इस ज़हनी हालत के साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने पार्टनरशिप से विदड्रॉ होने का फ़ैसला किया। मुझे मेरा सरमाया वापस चाहिए, दानियाल हसन ने कहा था। तुम्हारे बजाय ये बातें कोई 20-21 साल का लड़का कर रहा होता तो उसकी जज्बातियत समझ में आती। तुम्हारे जैसा मैच्योर आदमी ऐसी अहमकाना और जज्बाती फ़ैसला कर रहा है, इसकी तुक्की समझ में नहीं आ रही। तौकीर साहब ने झुंझलाते हुए कहा था। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ कोई रब्ता नहीं रखना चाहता जिसका ताल्लुक सरवत के माजी से हो, दानियाल हसन ने साबका अंदाज में कहा। दानियाल, तौकीर साहब जैसे उकता ही गया। तुम्हें पता है तुमने अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना रखी है, और सिर्फ अपनी ही नहीं, तुमने भाभी की ज़िंदगी भी मुश्किल बना रखी है। लोग तो अपना माजी भूल जाते हैं, तुम भाभी का माजी सर पर सवार करके खुद को और उन्हें अजियत दे रहे हो। तौकीर साहब उनके करीबी दोस्तों में से थे और उन्हें दरपेश मसाइल से भी आगाह थे। यार तौकीर, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, मेहरबानी फरमा के मुझे लेक्चर मत दो, दानियाल हसन ने एकदम दरश्ती से कहा था। लेक्चर नहीं दे रहा, तुम्हारे फ़ायदे की बात ही कर रहा हूँ। मेरा फ़ायदा सिर्फ इसी में है कि मेरा सरमाया मुझे वापस कर दिया जाए। दानियाल हसन की ज़हनी हालत ऐसी हो रही थी कि वो हर तरह का नफ़ा नुकसान भूल चुके थे। तौकीर साहब को भी गुस्सा आ गया। तुम हद से ज़्यादा खुदगर्ज इंसान हो दानियाल, सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। तुम्हारे इस फैसले का असर किसी दूसरे पर क्या पड़ेगा, तुम्हें इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। बौखलाहट में वो बुरी तरह बरस पड़े। तुमने एक बार भी सोचा है तुम अपना सरमाया निकालोगे तो मेरा क्या होगा? मैं जो अपनी पाई इस कारोबार पर लगा बैठा हूँ, एक और पार्टनर कहाँ से ढूंढूंगा? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कि मेरा सरमाया वापस कर दो, मैं तो ये भी नहीं कह सकता। दानियाल हसन ने चौंक कर तौकीर साहब को देखा। वाकई उन्होंने इस पहलू पर तो गौर ही नहीं किया था। ठीक है, फिर फैज़ान मेहंदी को बीच में से निकाल दो। मुझे सिर्फ उसके साथ काम करने पर एतराज़ है। जब वो ही निकल जाएगा तो मेरी परेशानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। चंद मिनट के गौर व गौज़ के बाद दानियाल हसन ने तजवीज़ दी थी, जिस पर तौकीर साहब और झुंझला गए। दानियाल, कम से कम एक बैंकर के मुंह से ऐसी बेअक्ली की बातें अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता? फैज़ान का सरमाया भले ही हम दोनों के सरमाए से कम हो, मगर तजुर्बा उसी का होगा। उससे ही निकाल दिया तो हम दोनों का सरमाया भी बर्बाद हो जाएगा। समझने की कोशिश करो दानियाल, फ़िलहाल फैज़ान को हमारी नहीं, हमें उसकी ज़रूरत है। वो बेचारा तो इस काम में हाथ भी नहीं डाल रहा था, मैंने ही उसे मजबूर किया। अब मैं ही उसे अलग होने का कहता हूँ तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी उसकी नज़र में? तौकीर साहब की अपनी ही परेशानी थी। दानियाल हसन खामोशी से मगर नापसंदीदगी के तासुरात चेहरे पर सजाए चाय के मग से उठती भाप को देखते रहे। तौकीर साहब बगौर उनके तासुरात का जायज़ा लेते रहे, फिर बोले। देखो दानियाल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा मसला क्या है, लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तुम एक बार उन पर गौर कर लो। मुझे यकीन है तुम्हारे एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। पहली बात तो यह कि फ़िज़ान बहुत बेहतरीन और मेहनती इंसान है, तुम देख लेना, वो हमारे कारोबार को दिनों में कहीं से कहीं पहुंचा देगा। दूसरी बात यह कि सरबत भाभी के माजी से समीना आपा की माजी की कड़ी जुड़ती है। फ़िज़ान का उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है समीना आपा का भी उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो बस बात बराए बात जिक्र आ गया था, जिसे तुमने अपने जहन पर सवार कर लिया। दानियाल हसन अभी भी मुस्तकिल खामोश थे। वो देर तक इस सूरत हाल पर गौर करते रहे, फिर नाचार उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे फैज़ान मेहंदी की शराकत मंजूर है, लेकिन ऐसा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वरना अब इस कारोबार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। शुक्रिया, मेहरबानी, मैं एहसान याद रखूँगा। तौकीर साहब सुकून से मुस्कुराए, फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अब खुद पर भी एक एहसान करो, निकल आओ इस माजी के अजाब से जो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ व अजियत का सबब बनता है। सरवत भाभी ने सारी दुनिया से मुंह मोड़कर तुमसे शादी नहीं की थी कि पीछे मुड़कर ना देखे या कोई उन्हें ना पहचान सके। तुमने अपने इर्द गिर्द अपने ही नज़रियात की आग जला रखी है दानियाल। इस आग को खुद नहीं बुझाओगे तो सारी ज़िंदगी सुलगते रहोगे। तौकीर साहब मुस्तकिल समझाते रहे। कुछ बातें दानियाल हसन ने समझी, कुछ नहीं। दिलो दिमाग तो इस तपिश और धुएं के सदमे थे जो उस आग की मरहून मन्नत थी जिसकी निशानदेही तौकीर साहब ने की थी।
समीना बुरी तरह कशमकश का शिकार थी। को के इरादा कर लिया था कि सरवत से माजरत करनी है, लेकिन इस फैसले की राह में कोई रुकावट थी जो मुस्तकिल फांस की तरह चुभ रही थी और उन्हें उनके फैसले पर अमल दराम नहीं करने दे रही थी। मावा और फिजान के घर से निकलने के बाद वो कितनी ही देर तक बेमसरफ बैठी रही। बहुत कुछ याद आ रहा था जिसे बलाखिर जहन से झटक कर वो उठ खड़ी हुई और अनेक्सी लॉक करके बाहर आ गई। शाजिया उन्हें बाहर ही मिल गई। शाजिया, ज़रा सरवत बीबी को इतला दे दो कि मैं आई हूँ। बड़ी बीबी तो घर पर नहीं है जी, वली साहब के स्कूल गई हैं। ओह, समीना को मायूसी हुई। अच्छा ऐसा करो, तुम ये चाबियाँ रखो, मैं ग्रॉसरी के लिए मार्केट जा रही हूँ। मावा या फिजान साहब आएँ तो चाबियाँ उन्हें दे देना। और वो कहते कहते रुकी। और सरवत बीबी को बता देना कि मैं उनसे मिलने आई थी। अरे समीना आंटी, इनिया ने उन्हें टेरिस से देखा था। समीना ने सर उठाकर देखा, वो टेरिस की ग्रिल पर झुकी हुई थी। अंदर आइए ना, आप यहाँ से ही वापस क्यों जा रही हैं? मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने आई थी, अब वो तो घर मौजूद नहीं है, मैं फिर किसी वक्त चक्कर लगाऊंगी। इनिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। समीना गेट की तरफ पलट गई। तभी इनिया को कुछ ख्याल आया तो उसने ज़ोर से आवाज़ देकर समीना को मुखातिब कर लिया। आंटी, मावा है घर पर? समीना ने गर्दन नफ़ी में लाकर उसे जवाब दिया और बाहर आ गई। उन्हें कई तरह के ख्यालात दरपेश थे। सर फहरिस्त शहरोज़ और मावा की शादी, फिर सरबत से माजरत और फिर माजी के किस्से जैसे कल की बात हो। वो वाहिद मुलाकात जो कई साल पहले सरबत से हुई थी, वो हवेली और नारियल के दरख्त, कच्ची मिट्टी का खुला सा अहाता, वो तंज़ो नफ़रत के जहर में बुझे थी जो बारहा उन्होंने अपने वजूद पर सह, भूख से मर जाने का खौफ, शरीक हयात से दायमी जुदाई का गम। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जहन बहल जाए, मगर जहन था कि बार बार इसी एक नुक्ते पर आकर उलझ जाता। मैं वावा से बात करती हूँ, इसी साल उसकी और शहरोज़ की शादी हो जाना चाहिए। सरवत से शुरू हुई यादों का सिलसिला कहाँ जा पहुँचा था। समीना ने तकलीफ़ की एक तेज़ लहर को दिल की सरहद पर फैलते महसूस किया तो बड़ी दिक्कत से अपने ज़हनो दिल को इस दूसरे मौजू के साथ मसरूफ़ करना चाहा, मगर इस कशमकश में वो इर्द गिर्द से कट गई। यहाँ तक कि सामने से आती बस भी उन्हें दिखाई न दे सकी। बस ड्राइवर के बरवक्त ब्रेक लगाने के बावजूद समीना बुरी तरह टकरा गई और छोटी सी गुड़िया की तरह उड़ती हुई दूर जा गिरी। तकलीफ़ के बदतरीन एहसास के साथ माऊफ होते जहन ने जो आखिरी मंजर देखा, वो बाजू से फुवारे की तरह निकलता हुआ खून और इर्द गिर्द इकट्ठा होता मजमा था। क्या हुआ अरसल, गाड़ी क्यों रोकी है? पिछली सीट पर नीम दराज डैडी ने पूछा। मेरा ख्याल है कोई एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अरसल ने थोड़ा सा चक कर सड़क के किनारे जमा भीड़ में झांकने की कोशिश करते हुए ख्याल जाहिर किया। डैडी झटके से सीधा हुआ और शीशे से बाहर देखने लगा। यहाँ तो हर दूसरे रोज़ ही ये सब हो रहा होता है, वासिक ने कहा और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पीछे ही अरसल और साथ भी उतर गया। बेचारी औरत 20 मिनट से सड़क के किनारे पड़ी हुई, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वापस आकर उन्होंने बताया, चलो अरसल, हमारी फिल्म निकल जाएगी। जुनैद ने तासुब से गर्दन हिलाते हुए अरसल से कहा। वो पांचों फिल्म देखने सनमा जा रहे थे, लेकिन वो औरत, डैडी ने कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अरसल ने डैडी की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन। जुनैद झुंझा कर बोला, अब तुम लोग हमदर्दी करने ना खड़े हो जाना, यहाँ इतने लोग मौजूद है, कोई ना कोई उसे अस्पताल ले जाएगा। 20 मिनट से सब खड़े एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, हम भी बेहिस बनकर चल दिए तो बेचारी यहीं पड़ी पड़ी मर जाएगी। डैडी ठीक कह रहा है, वासिक ने कहा। फिल्म तो फिर कभी भी देखी जा सकती है यार, एक इंसानी जान फिल्म से ज़्यादा अहम है। अब मैं कुछ कहूँगा तो तुम सब मुझे बेहिस साबित करने पर तुल जाओगे। जानते भी हो मैं कितना नरम दिल हूँ, ऐसी इमोशनल बातें मुझे हर्ट करती हैं। जुनैद ने मसमसी सी शक्ल बनाकर कहा, तुम यहाँ खड़े रहकर अपनी शान में कसीदा पढ़ो, मैं और अरसल उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। डैडी ने उकताकर कहा था, मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हें ही पुलिस के चक्रों से बचाने के लिए कह रहा था। ऐसी सड़क किनारे की जाने वाली हमदर्दी गले पड़ जाती है, यहाँ का सारा सिस्टम ही ख़राब है। जुनैद ने नापसंदीदगी से कहा था, वासिक तुम लोग टैक्सी लेकर आ जाओ, मैं और अरसल अस्पताल जा रहे हैं। डैडी को फ़िलहाल सिर्फ उस ज़ख्मी औरत की फ़िक्र थी। तभी जुनैद की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला और फुटपाथ की तरफ पलट गया। डैडी और अरसल उन खातून को एक प्राइवेट अस्पताल ले आए थे। यहाँ डॉक्टर मुश्तबा इंसार डैडी के जानने वाले आदमी थे। ना भी होते तो उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ता, क्योंकि जेब नोटों से भरी हो तो हर काम आसान हो जाता है। डॉक्टर मुश्तबा की वजह से किसी कानूनी कार्रवाई में पड़े बगैर इलाज शुरू कर दिया गया था। मैं इलाज शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर होता अगर इनके घर वाले यहाँ मौजूद होते, डॉक्टर मुश्तबा ने जेडी से कहा था। अब घर वालों को कहाँ से तलाश करें, अरसल ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर यकबारगी उसे याद आ गया, सड़क पर से मैंने इन आंटी का पर्स भी उठाया था, मुमकिन है इसमें से कोई सुराग मिल जाए। गाड़ी में पड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। अरसल झटपट ऑफिस से बाहर निकल गया। डैडी वहीं बैठा सूरत हाल पर गौर करता रहा। परेशानी बड़ी फितरी सी बात थी। चंद मिनट बाद अरसल वापस आया तो उसके हाथ में खूबसूरत सा पर्स था और वो किसी कदर मायूस लग रहा था। ये तो बिल्कुल खाली है, मुमकिन है ये इन खातून का ना हो, डैडी ने ख्याल जाहिर किया। सड़क पर
उनके करीब पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है जो लोग इनके गिर्द घेरा डाले खड़े थे, उन्हीं में से किसी ने रुपया और कीमती चीज़ें निकाल ली होंगी और खाली पर्स वहीं फेंक दिया, वरना सेल फ़ोन तो आजकल हर एक के पास ही होता है। दूसरी, ये खातून भी अपने हुलिये से ऐसी नहीं लग रही कि खाली पर्स लेकर घूमे। डैडी ने पर्स लेकर यूं ही उसे टटोला, फिर बोला, इस हिस्से में चेक किया? वो पर्स की अंदरूनी जेब की बात कर रहा था। अरसल का जवाब सुने बगैर ही वो देखने लगा। उस जेब के अंदर चंद कागज़ रखे थे, किसी शॉपिंग मॉल का बिल था, जबकि दूसरा कोई नुस्खा था। मिसिस समीना रजब, डैडी ने बावाज़ बुलंद पढ़ा। मेरा ख्याल है इस पर सब्सक्रिप्शन के ज़रिए सुराग लगाया जा सकता है, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। ओहो, जेम्स बॉन्ड के जाननशीन? अरसल ने हंसी उड़ाई। जेम्स बॉन्ड का जाननशीन तो बनना ही पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुलिस आ गई तो नज़ला हम पर गिरेगा। हाँ, बात तो ठीक है, अरसल ने फ़ौरन कहा। डैडी, मेरे अब्बू का फ़ोन आया था, उन्हें कोई काम है मुझसे। अगर तुम यहाँ मैनेज कर लो तो मैं घर का चक्कर लगाऊँ। क्या बात कर रहे हो? मैं अकेला क्या करूँगा? अगर कोई मसला हुआ तो? डैडी सटपटा कर बोला। कुछ नहीं होता यार, तुम ऐसे ही घबरा रहे हो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अरसल तसल्ली देकर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर मुश्तबा आ गए। झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, खातून की हालत बहुत सीरियस है, उन्होंने आते ही कहा। बज़ाहिर सिर्फ बाजू फ्रैक्चर हुआ और थोड़ी स्किन डैमेज हुई है, लेकिन अंदरूनी चोटें किस हद तक है इसका अंदाज़ा मरीज़ के होश में आने के बाद ही लगाया जा सकता है। मेरा अंदाज़ा है उनके सर पर भी चोट लगी। अगले 24 घंटे बहुत अहम है, अगर होश आ जाता है तो ठीक, वरना तुम समझ रहे हो ना। जी, वो बेचारा फितरतन मासूम और एहसास था, किसी की ख़राब हालत के ख्याल से ही बौखला रहा था। किसी न किसी तरह तुम उनके घर वालों का पता लगा लो, क्योंकि किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल में उनकी मरीज़ के पास मौजूदगी बेहतर होगी। जैडी सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। मावा बाजी, एनेक्सी की चाबियाँ ले ले। मावा थके थके अंदाज में एनेक्सी की तरफ बढ़ रही थी। जब उसने शाजिया की आवाज़ सुनी, उसने गर्दन मोड़कर देखा। शाजिया भागी चली आ रही थी। ये ले, उसने चाबियाँ मावा के हाथ पर रख दी। समीना बीबी मार्केट जाते हुए चाबियाँ दे गई थी कि आपको दे दूँ, उसने फूली हुई सांस बहाल करते हुए बताया। मार्केट गई है मम्मी, मावा ने दोहराते हुए अपनी रेस्ट वॉच पर टाइम चेक किया। शाम के 4:30 बज रहे थे। उसे याद आया सुबह मम्मी ने मार्केट जाने का जिक्र नहीं किया था। अच्छा ठीक है, उसने शाजिया से कहा। शोल्डर बैग से सेल फ़ोन निकाल कर मम्मी का नंबर डायल करने लगी। तभी शाजिया ने उसे दोबारा मुखातिब किया। अनु बाजी कह रही हैं आप फ्रेश होकर आ जाएं, वो चाय पर आपका इंतज़ार कर रही है। मम्मी का नंबर मिल नहीं रहा था, सेल फ़ोन ऑफ था। मावा को तशवीश से महसूस होने लगी। उसने बेध्यानी में शाजिया की बात सुनी थी, फिर उसने सर झटकते हुए कहा, इनिया से कहो मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। शाजिया सुनो, मम्मी कब से मार्केट गई हुई हैं? उसने मुस्तकिल समीना का नंबर ट्राई करते हुए पूछा। शायद 12:30 बजे की गई थी, उन्होंने कहा था चाबियाँ आपको या फिजान साहब को दे दूँ। व्हाट, 12:30? मावा को बुरी तरह झटका लगा। इतनी देर होगी, मम्मी वापस नहीं आई। ऐसी भी कौन सी शॉपिंग करना थी? तशवीश भरे अंदाज में सोचती वो लॉक खोलकर अंदर आ गई। लाइट्स ऑन करके उसने शोल्डर बैग और दुपट्टा सोफे पर उछाल दिया। किचन में जाकर पानी पिया, फिर कुछ सोचकर दोबारा मम्मी का सेल नंबर डायल किया। नतीजा पहले जैसे ही रहा। हर गुजरते मिनट के साथ मावा की फिक्रमंदी बढ़ रही थी। उसकी छठी हिस्स जैसे कोई इशारा दे रही थी। उसे अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू हो गए थे। अपना ध्यान बेटाने के घर से उसने अपने लिए चाय बनाई और साथ में बिस्किट का पैकेट लेकर लाउंज में आके उसने टीवी भी ऑन कर लिया था। 5:30 बजे तक तो मुस्तकिल मम्मी का इंतज़ार करती रही और उनका सेल नंबर ट्राई करती रही, लेकिन जब मम्मी का कुछ पता न चल सका तो उसने फिजान मामा को फ़ोन किया। आप कहाँ हैं मामा? प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। क्या बात है मावा, खैरियत तो है? तुम परेशान हो? फिजान ने पूछा। आप घर आइए, मैं बताती हूँ। उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया और फिक्रमंदी से टहलने लगी। तभी इनिया आ गई। पीछे शाजिया थी। लो, मैं वहाँ इंतज़ार में सूख रही हूँ और यहाँ तुम चाय पी चुकी। बहुत गलत बात है। सॉरी इनिया, मेरे जहन से ही निकल गया कि तुम इंतज़ार कर रही हो। क्या बात है मावा, तुम परेशान लग रही हो? इनिया ने बगौर उसे देखते हुए पूछा। जवाबन मावा ने उसे समीना की गैर मौजूदगी के मुतालिक बताया और ये भी कि उनका फ़ोन मुस्तकिल बंद पड़ा है। इनिया भी फिक्रमंद हो गई। वाकई आंटी को घर से निकले बहुत देर गुजर चुकी है। मुमकिन है किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हूँ, उसने ख्याल जाहिर किया। यहाँ हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, मावा ने सरल से कहा। इनफैक्ट पाकिस्तान में हम तोकीर अंकल की फैमिली के अलावा किसी को नहीं जानते। परेशानी से उसके सर में दर्द होने लगा था। इनिया की फिक्रमंदी भी बढ़ गई, लेकिन मावा की परेशानी कम करने की घर से बोली, अच्छा तुम परेशान मत हो, आंटी आ जाएंगी। बच्ची तो नहीं है? मावा ने फ़ौरन उसकी बात कता की। बच्ची नहीं है, लेकिन उन्हें रास्तों की पहचान नहीं। फिर पाकिस्तान इतने अरसा बाद आई हैं कि इससे आगे बोला ही नहीं गया। हर गुजरते पल के साथ उसकी परेशानी बढ़ रही थी। बुरे बुरे ख्यालात एक एक करके ज़हनों दिल में जगह बना रहे थे। वाकई बाजी मावा, तुसी ठीक कह रहे हो, पाकिस्तान के तो हालात ही बड़े ख़राब हैं। थोड़े दिन पहले मंजूर साहब नहीं हैं अन्नो बाजी, वहीं जिनकी कोने वाली कोठी, उनके बड़े बेटे को किसी ने अगवा कर लिया। फिर तावान शाजिया, इनिया ने गज़बनाक होकर शाजिया को डपटा। शाजिया की तेज़ गाम की रफ्तार से चलती ज़बान को फ़ौरन ब्रेक लग गई।
शाजिया, कभी बोलने से पहले सोचा भी करो। इनिया ने दांत पीस कर कहा। अब निकलो यहाँ से और मंजूर हुसैन से कहो जाकर करीब वाली मार्केट में समीना आंटी को तलाश करे। मावा फिक्रमंद ना हो, मुझे यकीन है आंटी रास्ता भूल गई होंगी, इतनी मुश्किल गलियाँ हैं, अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। मावा सर पकड़ कर बैठ गई। इनिया की तसल्लियाँ एक तरफ और दिल के अंदेशे दूसरी तरफ। उसका बस न चलता था मम्मी को कहीं से ढूंढ लाए। अपने दिल से हर अंदेशे को झटकते हुए उसने मम्मी की खैरियत के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड और होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा नावल। पता नहीं आगे क्या होता है, तो देखते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।